Hello everyone, welcome back to my online classroom guys. This is Rahul Vishkarma and you are watching your favorite channel PI Rahul. तो बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 दैट इज एटम एंड एक्सरे। और एटम एंड एक्सरे का एटम वाला पोर्शन हमने पढ़ लिया। एटम में सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी पोर्शन कौन सा था? एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो लगभग उनका जो मेथड होता है, उनका जो की पॉइंट होता है, जो की वर्ड होता है वो क्या होता है? एटम के लिए एनर्जी, या किसी भी शेल में एनर्जी। ठीक है, तो उसी से पैटर्न से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेराइटी उसकी क्वेश्चन की चेंज कर देते हैं। सारी वेराइटी के क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेके आऊँ, तो बिना टाइम वेस्ट के हम आज स्टार्टिंग करते हैं, सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें कुछ और एटम से रिलेटेड कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो जो बच्चे बोर्ड प्लस नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आज का लेक्चर सफिशियंट है। ठीक है, या जो मेंस तक की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी आज का लेक्चर सफिशियंट है। आज के लेक्चर में जितने भी न्यूमेरिकल होंगे तो वो आप करके जाइए अच्छे से। पहले जितने भी क्वेश्चंस होंगे पहले खुद से ट्राई करेंगे, सॉल्यूशन मैं तो बताऊंगा ही है, तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो थोड़ा इम्पल्स सीरीज का होगा, वो एडवांस लेवल का होगा। ठीक है, तो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो बच्चों बिना किसी बात के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द nth orbit energy of an electron En is given and for hydrogen atom, okay, the required energy to take the electron from first orbit to second orbit। क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि किसी भी नॉर्मल nth ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है? इतनी। आपको क्या करना है, कोई हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन है, वो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, तो उसे फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में मोशन करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, मेरे को तो बताना ही है। हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो देखो लिसन बच्चों, मान लो कि फिलहाल आपका ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये क्या है? ग्राउंड ऑर्बिट, पता नहीं क्या क्या है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, उसने डायरेक्ट बोल दिया। ठीक है, और ये आपका है सेकंड ऑर्बिट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में मोशन कर रहा है। क्लियर? उसने क्या बोला कि किसी भी nth लेवल के लिए एनर्जी आपकी ये है। जैसे अगर आपको ये नहीं देता तो भी आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो ये तो मैंने पहले ही ड्राइव करवाया हुआ है आपको। अगर ये आपको नहीं गिवन है, अभी तो यहाँ गिवन है, मान लो सपोज यहाँ गिवन नहीं होता तो भी फिर आपको ये अप्लाई करना पड़ता। ठीक है, nth ऑर्बिट के लिए n इजिकल टू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इजिकल टू 1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n इजिकल टू 2। तो यहाँ एनर्जी निकाल लो, E1 इजिकल टू -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर। कितनी आई भैया? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। यानी इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी कितनी है? माइनस का 13.6। अच्छा, E2 निकालो, माइनस का 13.6 2 का स्क्वायर इजिकल टू कितना आएगा? ये माइनस का 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से मोशन करके सेकंड ऑर्बिट में आ जाएगा तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, और पहले कितनी थी? -13 इलेक्ट्रो। यानी कि यहाँ से यहाँ मोशन करने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? डेल्टा ई, और डेल्टा ई इजिकल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। लगा दो फॉर्मूला, रिक्वायर एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? सेकंड ऑर्बिट। इनिशियल क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, फाइनल बोलो माइनस का 3.4 माइनस इनिशियल बोलो माइनस का 13.6। ये डबल बार माइनस है, गलती मत करना बच्चों। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस, सो माइनस का 3.4 प्लस 13.6 इजिकल टू प्लस का 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसका आंसर है। तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए? 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में। ठीक है, यहाँ वो सेकंड से थर्ड करवा सकता है, थर्ड से फोर्थ, थर्ड से फिफ्थ, चाहे जो करवाए,
डजेंट मैटर, आपको सिर्फ n की वैल्यू रखनी है, आंसर निकालना है, ठीक है। बस फाइनल पता होना चाहिए, इनिशियल पता होना चाहिए। तो ऑप्शन विल बी ए। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना है बच्चों, सुनो, लाइमन सीरीज में सबसे लंबी वेवलेंथ कहाँ होगी और बामर सीरीज में सबसे लंबी वेवलेंथ कैसे होगी, पहली बात तो वो पता लगाना है। दूसरी बात फिर उन दोनों का रेशियो ले लेना है। तो इंपॉर्टेंट है लाइमन और बामर आपको नॉलेज में होना, ठीक है। तो एक बार खुद इस क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ट्राई करो, मैं आता हूँ 1 सेकेंड में। हो गया, चलो हो गया होगा। सुनो, अगर बात करें लाइमन सीरीज की बच्चों, अगर लाइमन सीरीज की बात करें तो मुझे पहले ये बताओ कि लाइमन सीरीज कब पॉसिबल थी, जब nth ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कहाँ आए, फर्स्ट ऑर्बिट में या ग्राउंड लेवल पे। nth ऑर्बिट से और इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट पे। nth ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहिए, टू दी डायरेक्ट टू दी ग्राउंड स्टेट। कहाँ आना चाहिए, ग्राउंड स्टेट। कहाँ आना चाहिए, डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में आना चाहिए, ठीक है। n इजिकल टू 1 में आना चाहिए, n इजिकल टू 1 में आना चाहिए। यानी कि इसके लिए जो वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ कैसे दी गई थी, 1/λ इज इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। n जो भी ऑर्बिट है वो आपका वो हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, मैं आपको रेडबर्ग कांस्टेंट लगाना भूल गया यहाँ से, RE, ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट। तो ये थी लाइमन सीरीज, यानी कि nth ऑर्बिट से कहाँ आना चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है। अब मुझे बताओ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जितना n की वैल्यू कम होगी उतनी ही ये ज़्यादा होगी, जितनी n की वैल्यू कम होगी उतनी ही ये क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी घटती जाएगी। सपोज ये n इज इक्वल टू 2 है, अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आता है, 2 से 1 में आएगा तो ये वेवलेंथ ज़्यादा होगी। इसी के अपोजिट अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 से 1 में आता है, यहाँ और यहाँ में काफ़ी डिफरेंस है बच्चों। जब n इज इक्वल टू 2 से 1 में आएगा तो ज़्यादा होगी वेवलेंथ और 3 से 1 में आएगा तो कम होगी वेवलेंथ। तो सबसे लंबी वेवलेंथ कब होगी, जब n इज इक्वल टू 2 रखोगे। लाइमन सीरीज के लिए बात कर रहा हूँ, सबसे लंबी कब होगी, जब n इज इक्वल टू 2 रखोगे। रख के देख लो, आंसर आ जाएगा। स्पेस है क्या, हाँ है, यहाँ पे रखो 1/λ इज इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n की जगह 2 रखो, 2 रखते हैं ये क्या हो जाएगा 4। ये आ गई लाइमन सीरीज की सबसे लंबी वेवलेंथ। और जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वेवलेंथ कम होती जाएगी, ठीक है। चलो बामर सीरीज की बात करते हैं। ठीक है, बामर सीरीज की बात करो। अगेन n इज इक्वल टू nth ऑर्बिट है कोई भी, मान लो ये। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहिए, n इज इक्वल टू 2 में। भाई बामर सीरीज का फॉर्मूला क्या था कि किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, सेकंड ऑर्बिट में आएगा, n इज इक्वल टू 2 में आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आना चाहिए, सेकंड ऑर्बिट में आना चाहिए। तो इसके लिए वेवलेंथ क्या हो जाएगी, 1/λ इज इक्वल टू RE 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। यही फॉर्मूला है। अब इसके लिए सबसे लंबी, जब n इज इक्वल टू 3 से इलेक्ट्रॉन मोशन करके मूव करके n इज इक्वल टू 2 में आएगा।
तो इसके लिए सबसे लंबी वेवलेंथ हो जाएगी। तो 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/4 माइनस 1/3, n इज इक्वल टू 3 रखो, 3 का स्क्वायर, और डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये 1/λ2 1/λ1। आपको क्या निकालना है? लाइमन सीरीज टू द बामर सीरीज, रेशियो निकालना है लाइमन सीरीज टू दी बामर सीरीज। सो λ1/λ2 निकालना है आपको। ठीक है, सो R से R कट हो जाएगा। ओके, 1/λ2 इज इक्वल टू RE 1/4 माइनस 1/9। ठीक है, इंटू इसका एलसीएम लोग बच्चों कितना बनेगा? 3/4, तो 4/3 इंटू RE। सोल्व करो, RE से RE कट, λ1/λ2 इज इक्वल टू, ये क्या बन गया? 9 माइनस 4 5, 5/36 इंटू 4/3 कितना हो गया ये? 4 36 9, ओके 5/27। तो आंसर क्या है? 5/27 कहाँ है? ये रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना था कि वेवलेंथ मैक्सिमम कब होगी। कोई भी सीरीज हो, ये लाइमन बामर की ही बात नहीं करता मैं, कोई भी सीरीज हो, लाइमन बामर पास्टन फुन, कोई भी सीरीज हो, मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी? जब वो इलेक्ट्रॉन जस्ट नेक्स्ट ऑर्बिट से हमारे ऑर्बिट में आ रहा हो, नेक्स्ट ऑर्बिट से हमारे ऑर्बिट में आ रहा हो। 2 से 1 में बामर की बात करी तो 3 से 2 में, पास्टन की बात करेंगे तो 4 से 3 में, मतलब जस्ट नेक्स्ट वाले से आना चाहिए, है ना, जस्ट नेक्स्ट ऑर्बिट से वो हमारे ऑर्बिट में आना चाहिए, तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। जैसे जैसे ऑर्बिट दूर होता जाएगा वैसे वैसे वेवलेंथ उसकी कम होती जाएगी। कॉपी करो, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बच्चों ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन माना जाता है, बहुत बार पूछा गया है। देखो, ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 3। कहने का मतलब सुन लो पहले, है ना, ध्यान से सुनना। कहने का मतलब ये है, इसको मैं डायरेक्ट खुद ही करवा रहा हूँ, सुनो। n इज इक्वल टू 4 से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? n इज इक्वल टू 3। कोई भी एटम हो सकता है, हाइड्रोजन एटम सपोज कर लो, है ना। अगर n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3 जा रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? यूवी रेस प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? यूवी रेस प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला? उसने ये बोला कि अगर 4 से 3 जाने में यूवी रेस प्रोड्यूस कर रहा है तो इंफ्रारेड रेडिएशन को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ जाना होगा? क्या 2 से 1 जाएगा तो इंफ्रारेड निकलेगी, 3 से 2 जाएगा तो इंफ्रारेड निकलेगी, 4 से 2 जाएगा तो इंफ्रारेड निकलेगी, या 5 से 4 जाएगा तो इंफ्रारेड निकलेगी। तो आपको वो बताना है, ठीक है। अब सुनो, आपको अच्छे से पता है कि लाइट के स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड लाइट्स की वेवलेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है यूवी के कंपैरिजन में, ठीक है। और एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा। और एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? दिस वन, ठीक है। यानी कि कुल मिला के अब इलेक्ट्रॉन 4 से नीचे जाएगा तो इंफ्रारेड प्रोड्यूस करने वाला नहीं है, क्योंकि अगर 4 से नीचे जाएगा तो उसकी वेवलेंथ तो वैसे ही कम हो जाएगी, और 4 से नीचे जाने पर वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब क्या कि नीचे जो यूवी लाइट के नीचे की जो वेवलेंथ है वो रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। और आपको तो क्या चाहिए? यूवी से ज़्यादा वेवलेंथ चाहिए, यूवी लाइट से ज़्यादा वेवलेंथ चाहिए इंफ्रारेड के लिए। तो इसका मतलब 4 से नीचे नहीं आना, 4 से ऊपर जाना है। 4 से ऊपर कौन सा कॉलम है? 5। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। कॉपी करो इसको। ये लॉजिकल क्वेश्चन था बच्चों। ओके,
गाइस न्यू क्वेश्चन है आपके सामने, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है, सुनो। इसमें क्या कहा कि वेव नंबर ऑफ फोटोन इन अ ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9r, it is r, okay, sorry, 9r upon 400 and the electron has transited from the orbit having quantum number. अगर ऐसा है तो कौन से क्वांटम नंबर या कौन से ऑर्बिट से आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, ऐसा वो कहना चाहता है, या कौन से ऑर्बिट में वो ट्रांसफर हुआ है। देखो ब्रैकेट सीरीज है, इसका मतलब आना तो कहाँ है, n=4 में। ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, n=4 तो आपका फिक्स है। अब कौन से ऑर्बिट से आ रहा है वो ऑर्बिट आपको निकालनी है, ठीक है। सो n1=4 तो आपको पता लग गया, ब्रैकेट का नाम आता है n=4। सर ये बाकी सब ठीक है, लेकिन ये वेव नंबर का क्या लफड़ा है, ठीक है। तो वेव नंबर का सिंपल सा एक बार वेव नंबर का है, देखो 1/λ आप क्या लिखते हो r, और ब्रैकेट सीरीज है इसलिए यहाँ पे 4 इसका स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, ठीक है। भाई ब्रैकेट है तो इसलिए 4 लिख दिया, लाइमन होता तो 2 लिख देते, सॉरी 1 लिख देते, बामर होता तो 2 लिख देते, पास्चन होता तो 3 लिख देते, ठीक है। ब्रैकेट है इसलिए 4 लिख दिया, फुंड होता तो 5 लिख देते, क्या दिक्कत है उसमें। खैर अब ये स्मॉल एन आपको निकालना है। एक्चुअली में बच्चों ये जो वेव नंबर का कंसेप्ट है ये सुन लो, समझ लो। वेव नंबर कुछ नहीं है, ये 1/λ को जो आप लिख रहे हो ना, जो 1/λ की जो वैल्यू आती है यही वेव नंबर कहलाती है, ठीक है। और इसे आप इस तरीके से फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी के ऊपर बार इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। सो वेव नंबर आपको फ्रीक्वेंसी के ऊपर बार कितनी दी हुई है, 9r/400, ठीक है। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, सिंपल सी बात है। सो 9r/400 इज इक्वल टू वट, r 1/4 का स्क्वायर डायरेक्ट ओपन कर लिया, 16 माइनस 1/n² की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। r से r कट, ये माइनस का 1/n² मैं इसको इधर लेके जाता हूँ और 9/400 को इधर लेके आता हूँ, क्या बन जाएगा 1/n² 1/16 माइनस 9/400, ठीक है। सोल्व कर लो इसको, 1/n² इज इक्वल टू 16 × 400 और 400 माइनस 144 कितना होता है यार, 144, इसको माइनस करो। 1/n² इज इक्वल टू 400 में से 144 माइनस करो उसको, 150 50 350 356, सॉरी 50 200 250 256, ओके 256/16 × 400। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, स्मॉल n की वैल्यू चाहिए, ऊपर लेके सबका स्क्वायर रूट ले लो, 16 400 और 256, ठीक है। 16 का 16 सॉरी कितना आएगा यार ये, ओके 16 अपॉन n इज इक्वल टू 400 का 20/4 एंड दैट विल बी 5। तो आंसर क्या आ गया आपका 5, यानी कि ऑर्बिट ब्रैकेट सीरीज में कहाँ से आया है, n = 5 से आया है, n = 5 से आया है, सिंपल सा। बस आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि वेव नंबर का क्या लफड़ा है। अगर वेव नंबर का लफड़ा पता लग गया तो आप ऑटोमेटिक से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर ये चीज़ पता होती तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखी, बाकी वो कुछ नहीं किया, सिंपल मैथमेटिक्स से। मेन कंसेप्ट ये था, ये इसका कीवर्ड था, ये इसका कीवर्ड था, ठीक है। करो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। ओके गाइस,
सो देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट इन बोहर्स एटम इज आर, देन रेडियस ऑफ दिस इन द थर्ड ऑर्बिट विल बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। मैं वो बताता हूँ। देखो बच्चों, मैं आपको कभी ये नहीं बताऊंगा कि टैगिंग क्या है, यानी ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आता है, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम के होंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस किसी बुक्स में से लिए हुए हैं, तो आप ये घबराने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। तो खैर करो, सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन यानी बोहर एटम मतलब वही हाइड्रोजन एटम, बोहर का एटम किसके लिए था, बोहर का एटॉमिक मॉडल किसके लिए था, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो घबराने वाली बात नहीं है कि बोहर एटम कौन सा आ गया है ना। तो उन्होंने क्या किया है, सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट में उसकी रेडियस दी हुई है कितनी, कैपिटल आर। आपको क्या करना है, थर्ड ऑर्बिट में उसकी रेडियस निकालनी है, ठीक है। तो रेडियस और ऑर्बिट नंबर यानी स्मॉल n और कैपिटल R के बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो कॉपी करो इसको, मैं हिंट दे चुका हूँ, स्मॉल n और रेडियस में रिलेशन पता होना चाहिए। कॉपी करो, क्वेश्चन को ट्राई करो। ओके गाइस, हुआ? अरे भाई सिंपल सी बात है, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सुनो, मैंने आपको रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालना सिखाया था लेक्चर नंबर 2 में, याद हो तो, ठीक है। तो वहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि रेडियस का जब फॉर्मूला आया था बच्चों, वो रेडियस का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रिलेटेड था, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। r क्या है, रेडियस, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। r क्या है बच्चों, रेडियस, r क्या है, रेडियस, और स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये सभी फॉर्मूलाज आपको रटने पड़ेंगे, क्योंकि बिना रटे हुए वो याद होने वाले नहीं हैं, ठीक है। अगर आपको वो पता था तो डायरेक्ट आप ये अप्लाई किया होगा। और देखो, जब सेकंड ऑर्बिट में है और थर्ड ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट में है तो n इजिकल टू 2 का स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट में है मतलब जाएगी तो 3 का स्क्वायर। फॉर्मूला पुट कर दो। सेकंड ऑर्बिट में रेडियस बोल, कैपिटल आर। सेकंड ऑर्बिट में रेडियस बोल, कैपिटल आर, ये ले कैपिटल आर। थर्ड ऑर्बिट की रेडियस वो निकालनी है, यहाँ बोल 4, नीचे बोल 3 का स्क्वायर 9। थर्ड ऑर्बिट की रेडियस तुझे निकालनी है, R3 तुझे फाइंड करनी है, 9/4 इंटू आर, और 9/4 को क्या बोलते हैं, 2.25 इंटू आर। ये लो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये ले, खत्म। सिर्फ तुझे ये बात ध्यान रखनी थी बेटा, ये वाली बात। अगर ये कंसेप्ट तुझे पता था क्या, कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। फॉर्मूला खत्म, क्वेश्चन खत्म। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चलो। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन आपको, ठीक है। देन द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन इन द बामर सीरीज ऑफ सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। हाइड्रोजन एटम तक का तो ठीक था, लेकिन ये सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, क्योंकि सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम लो या हाइड्रोजन एटम लो, दोनों की बात बराबर है, दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर होंगे। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो बच्चों। आपको क्या करना है, एक की वेवलेंथ दी हुई है, दूसरे की वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। पहले बात करते हैं बामर सीरीज की। पहले मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, करना क्या है वो मैं आपको करना है, बता देता हूँ पहले, ठीक है। बात करें अगर बामर सीरीज की, देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली एक ही इंडिविजुअल एक ही सीरीज की बात हो रही है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें लाइमन, बामर, ब्रैकेट, फुंड सब एक साथ आ गए। इसमें सिर्फ बामर सीरीज की बात हो रही है, ठीक है सर, बामर सीरीज की बात हो रही है। तो कहीं से भी इसकी ग्राउंड लेवल बामर सीरीज का मतलब क्या, n इजिकल टू 2। बामर सीरीज का मतलब क्या है, n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 4, और आगे चल के n इजिकल टू 5, n इजिकल टू 6, n इजिकल टू 7 ऐसे बढ़ती जाएगी। सभी से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, n इजिकल टू 2 में आएगा। सभी लेयर से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा,
n इज इक्वल टू 2 में आएगा, 3 से भी 2 में आएगा, 4 से भी 2 में आएगा, 5 से भी 2 में आएगा, 6 से भी 2 में आएगा। ठीक है, उसने बोला छोड़ दो, पहले भूल जाओ हाइड्रोजन एटम है या हीलियम एटम, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, बामर सीरीज में फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगी, दिस वन। फिर उसने बोला सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, कहाँ गई सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन। अच्छा, बामर सीरीज में सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी है, ये रही 4। तो ये बात ध्यान रखनी है हमें कि ये तो होगी फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन और ये होगी इसकी सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, उसके बाद आपको कहानी पता लग जाएगी। ठीक है, बामर सीरीज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/λ r। अच्छा, हाइड्रोजन एटम में उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। तो हम हमेशा बच्चों हाइड्रोजन एटम के लिए 1 कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसका एटॉमिक नंबर Z2। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है, Z एटॉमिक नंबर भी होता है। ठीक है, जैसे 1 बामर सीरीज है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अब n जो भी है, अगर फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज की रखोगे n इजिकल टू 3 पुट कर देना, सेकंड की बात करो तो n इजिकल टू 4 पुट कर देना, इस तरीके से। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, हीलियम के लिए बात करें तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4। इसलिए मुझे अब यहाँ पे Z को इंट्रोड्यूस कर, अभी तक हमने Z नहीं लिखा है यहाँ पे, है ना। Z क्यों नहीं लिखा, अरे भाई हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, इसलिए उसे 1 1 1 1 कंसिडर कर रहे थे हम। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आप कर लेंगे, गलती माफ़ कर दो। अच्छा, हाइड्रोजन एटम के लिए बात करते हैं पहले। अब सुनो, पहले मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर्मूला निकाल लूँगा। हाइड्रोजन के एटम के लिए मुझे वेवलेंथ पता है। फिर मैं क्या करूँगा, हीलियम एटम के लिए सारा अरेंजमेंट निकाल लूँगा और इन दोनों का कंपैरिजन करवा दूंगा, रेशियो ले लूँगा, तो मुझे हीलियम एटम की वेवलेंथ मिल जाएगी। एक बार ट्राई करना खुद से, वीडियो पॉज करके। ट्रैक 1 2 3 हो गया, चलो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब मैं बताता हूँ। सुनो, हाइड्रोजन एटम के लिए 4 हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन एटम की कहानी समझते हैं। ZH2 इक्वल टू हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1/λ 4 हाइड्रोजन, λ 4 हाइड्रोजन आपको गिवन है। ठीक है, बट फिलहाल मैं इसे पुट नहीं कर रहा। R कोई बात नहीं, 1 का स्क्वायर 1/4 माइनस n इजिकल टू फर्स्ट। देखो हाइड्रोजन एटम के लिए तो कहाँ आ रही है, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन यानी n इजिकल टू 3। तो 3 का स्क्वायर पुट करूँगा तो बच्चों डायरेक्ट 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इसको सोल्व कर लो। 1/λH2 R कितना हो गया ये, 9 में से 4 5/36 समथिंग दैट, ये हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इसकी वैल्यू आपको गिवन है। 4 हीलियम एटम, हीलियम के लिए Z इजिकल टू 2 1/λ हीलियम R 2 का स्क्वायर 4, भाई यहाँ पे Z की वैल्यू रखूँगा 2, 1/4 माइनस यहाँ क्या लिखूँ 1/4, ये 1। देखो यहाँ पे आप हीलियम के लिए क्या बोला उसने, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, क्या बोला सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, और सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब n इजिकल टू 4, और 4 पुट करूँगा 4 का स्क्वायर तो क्या बन जाएगा 16, तो -1/16 λHE R 4 16 और 4 12/64। ओके, सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर लो आंसर आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर लो आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, करूँ मैं करूँ, मुझे कुछ रफ करना पड़ेगा क्या, चलो नहीं करना पड़े, उम्मीद करते हैं यहीं पे हो जाए। ऐसा क्या करते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड कर देते हैं,
फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाई सेकेंड, ठीक है। सो लेमडा H2 ऊपर आ जाएगा लेमडा हीलियम लेमडा हाइड्रोजन इज इक्वल टू, हाइड्रोजन थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। R से R कट हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ है 5/36, ये उल्टा हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 64, 12 × 4। सोल्व करोगे इसको, अच्छा देखो इसको सोल्व करोगे, लेमडा हाइड्रोजन की वैल्यू दी हुई है 6561, तो फाइनली लेमडा ऑफ हीलियम आपको मिल जाएगा 6561 इंटू ये कितना है 4 से कटिंग 16 से ये कटिंग 4 से 4 टाइम्स 3 टाइम 20/3 इंटू 636। अब इसको कैलकुलेट कर लो, डायरेक्ट आपका आंसर में बता देता हूँ, आपको आंसर कितना मिलेगा 1215। कहाँ है भैया, ये रहा, ठीक है। सोल्व करोगे तो आपको आंसर ही मिल जाएगा। मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ टाइम वेस्टिंग की वजह से, बट आप सोल्व कर लेना। 1215 मेन कीवर्ड इसका बच्चों कंसेप्ट क्या था, ये था इसका कंसेप्ट, ठीक है। हीलियम के लिए घबराने की बात नहीं है, हीलियम के लिए सिर्फ यहाँ जेड की वैल्यू रखो 2, आंसर सोल्व हो जाएगा। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैल्यू, लिथियम कर देता तो यहाँ क्या रख देते 3 का स्क्वायर, ठीक है। बेरियम कर देता तो एन की यहाँ क्या लिख देते 4 का स्क्वायर, ठीक है। करो इसको कॉपी और सोल्व करना है इसको, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ओके बच्चों, तो आज मैं क्वेश्चंस कम करवा रहा हूँ, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि इसको ज़्यादा वैरायटी देने से इसमें कोई वैरायटी वाले क्वेश्चंस आते नहीं हैं, ठीक है। अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस किए हमने, आपने देखा है सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंसेप्ट यूज़ हो रहा है इसमें, ठीक है, स्पेक्ट्रल वाला। इसमें जितने भी अच्छे क्वेश्चंस थे वो मैं आपको करवा चुका हूँ। उम्मीद करिए इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको न तो बोर्ड में प्रॉब्लम होने वाली है, ना नीट और जेईई मेंस में, ठीक है। रेदर देन फिर भी कुछ कंसेप्ट इसके ऐसे हैं या कुछ क्वेश्चन इसके ऐसे जो कुछ टिपिकल हद तक हैं, ठीक है, उन्हें मैं आपको इम्पल्स सीरीज के अंदर जो लेक्चर डालने वाला हूँ उसमें करूँगा मैं, ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट हमारे इम्पल्स सीरीज के लेक्चर में, जहाँ पर कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट।